वेलकम टू एस के टीम क्लासेज। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो बीएससी सेकेंड ईयर के जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसमें हम जो पेपर उनका सेकंड होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो आपका सेकंड पेपर होता है मैथमेटिक्स में जो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे आप बोलते हैं अवकल समीकरण का होता है वो एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। इसमें क्यों निभाता है? क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो हम जनरली क्लास 12th के अंदर भी इसको डिस्कस कर चुके होते हैं और ये उससे थोड़ा लेवल ज़्यादा इसको यहाँ पर अपग्रेड किया जाता है और फिर इसको क्या किया जाता है। तो आपको जो क्लास 12th वाला चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस अवकल समीकरण वो आपको यदि क्लियर है तो आप इसमें अच्छे मार्क्स बना सकते हो। ठीक है, यानी इसमें आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ये आपका मार्किंग जो इंक्रीजिंग है वो बहुत शानदार करेगा। क्योंकि ये जो चैप्टर है वो बहुत ही शानदार चैप्टर है। इससे आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा यदि आपने इसको शानदार तरीके से पढ़ा है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले ये जो आपका चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण, इसको एक पहले इसका बेसिक कवर करेंगे। देन हम जो इसके क्वेश्चन आंसर है कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जो भी आपका मेथड होगा उस मेथड पर आधारित जो भी आपके पास क्वेश्चन बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका चैप्टर है अवकल समीकरण जो पेपर सेकंड होने वाला है, इसमें जो आपकी यूनिट फर्स्ट आती है उस यूनिट फर्स्ट का नाम बताऊं मैं आपको, तो वो यूनिट जो फर्स्ट आपकी वो है जिसे हम बोल सकते हैं प्रथम कोटि एवं घात की अवकल समीकरण। ये इस चैप्टर का क्या है, नाम है। चैप्टर बोल सकते हो या जो हमारी यूनिट फर्स्ट है ये वो है हमारी कि प्रथम कोटि व घात की अवकल समीकरण। बोले तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। क्लियर है? तो ये जो आपकी यहाँ पर आपको डिफाइन हो रहा होगा कि आपने ये डिस्कस किया होगा 12th में। तो जिनको ये अभी तक याद है कि आप सेकेंड ईयर में हो चुके हो, 12th वाला आपको याद है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। बट जो मतलब प्रॉपर तरीके से 12th में नहीं पढ़े हैं तो वो यहाँ से इसको शानदार तरीके से कर सकते हैं। वो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको कोई आगे चलकर प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो आपको पहले बेसिक क्लियर करना ज़रूरी होता है, उसके बाद में आप क्वेश्चन उतनी ही शानदार तरीके से उसको कर पाते हो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले जो आपकी ये यूनिट फर्स्ट है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, इसमें आपको क्या करना है, पहले इसका बेसिक क्लियर करना है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। क्योंकि अब ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में तो नहीं पूछेंगे बट जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में उस क्वेश्चन को समझ सको, इसलिए आपको ये चीज़ें जाननी ज़रूरी होती हैं। क्योंकि ये बेसिक के लिए ज़रूरी होती हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बोले तो अवकल समीकरण है, उस अवकल समीकरण की क्या करेंगे, डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी जो डेफिनेशन की बात करते हैं तो आपने जनरली देखा होगा कि यहाँ पर बात किसकी की जा रही है कि अवकल समीकरण है। वर्ड से आपको डिफाइन हो रहा है कि अवकल समीकरण मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अवकलन तो ज़रूर विद्यमान होगा, एक अवकलन की फॉर्म में होगी समीकरण। ठीक है, तो जो अवकलन की फॉर्म में जो समीकरण होगी वो अवकल समीकरण होगी। बात करें इसकी स्टैंडर्ड परिभाषा की तो उसके लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल दूं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, आपको पता होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये किसको डिनोट कर रहा है, तो आप बोलोगे कि ये अवकलन को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, अवकलन को डिनोट कर रहा है। क्लियर है? तो इस फॉर्मेट में जैसे आपके पास इक्वेशन आ गई, फिर इक्वेशन क्या चीज़ होती है भाई, इक्वेशन आप बोलते हो कि जनरली जिसमें दो पक्ष होते हैं। मैं बिल्कुल आपका जो बेसिक है वो क्लियर करते चलूँगा ताकि आपको आगे चलकर इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो इक्वेशन होती है उसमें दो पार्ट होते हैं। तो आपने मान लीजिए यहाँ पर क्या किया, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में यहाँ पर वाई करके आपने जीरो रख दिया। तो आपने यहाँ पर देखा कि एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, बीच में इक्वल का साइन है। ठीक है, तो ये एक क्या बन गई, ये एक इक्वेशन बन गई।
क्योंकि इक्वेशन की यही खासियत होती है कि उसमें दो पार्ट होते हैं, बराबर का चिन्ह विद्यमान होता है। और यहाँ पर हमारे पास जो अवकल समीकरण है उसमें अवकलन का चिन्ह विद्यमान होगा, बोले तो उसमें अवकलन का जो प्रतीक है वो आपको देखने को मिलेगा। ये बात क्लियर है। तो अब इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं अवकल समीकरण की डेफिनेशन बताना चाहूँ तो आप पहले डेफिनेशन सुनना, फिर इस डेफिनेशन को समझेंगे। देखो, मैं यहाँ पर बोलूँ कि एक ऐसी समीकरण होगी, एक ऐसी समीकरण जिसमें, अब यहाँ पर दो वर्ड लिखूंगा, उसको आप फोकस करना, मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल शानदार तरीके से उनको। स्वतंत्र चर, एक वर्ड तो क्या आता है स्वतंत्र चर, और एक आता है आश्रित, यानी ये तो है अनडिपेंडेंट और वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो एक ऐसी समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर एवं आश्रित चर में स्वतंत्र चर के सापेक्ष, आप लैंग्वेज को समझना, हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, सापेक्ष रिस्पेक्ट में अवकलन विद्यमान हो। ये हो गई इसकी एक सिंपल फॉर्म में इसकी डेफिनेशन, कि एक ऐसी समीकरण, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर एवं आश्रित चर में स्वतंत्र चर के सापेक्ष क्या हो, अवकलन विद्यमान हो, वो क्या कहलाती है, आपके अवकल समीकरण कहलाती है। अब आप बोलोगे कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आया हमारे पास। मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया था कि डी वाई अपोन में डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने मान लीजिए एक्स जीरो के स्थान पर लिख दिया, कोस एक्स लिख दिया, मान लीजिए। क्लियर है। एक मैंने इक्वेशन यहाँ पर लिख दी, डी वाई अपोन में डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर आपको दो वेरिएबल दिखाई दे रहे होंगे, एक तो आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा है y और एक आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा है x। ये दो वेरिएबल हैं, चर हैं। ठीक है, तो ये एक है डिपेंडेंट, एक है अनडिपेंडेंट, यानी एक है स्वतंत्र चर और एक है आश्रित चर। मतलब बात क्या की जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो स्वतंत्र चर है वो तो यहाँ पर इस इक्वेशन की बात की जाए तो इसमें जो स्वतंत्र चर है वो तो x है। ठीक है, ये क्या है, स्वतंत्र चर है। और जो आपके पास आश्रित चर है वो कौन सा है, वो y है। आप कहोगे कि ये याद रखना पड़ेगा कि स्वतंत्र चर हमेशा x ही आएगा और आश्रित चर हमेशा y आएगा, नहीं। आपको क्या याद रखना है, आपको यहाँ पर याद रखना है कि जिसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर अवकलन हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है, और ये है y जिसका अवकलन हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप जिसके सापेक्ष क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है, वो क्या है, स्वतंत्र चर होगा। वो क्या होगा, वो अनडिपेंडेंट क्या होगा, वेरिएबल होगा, किसी पर डिपेंड नहीं होगा वो। ठीक है, और ये y है, ये x पर डिपेंड है, क्योंकि आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे y का, तो ये इस पर डिपेंड होगा कि भाई किस प्रकार से हमें अवकलन करना है। तो ये आपका होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, बोले तो आश्रित चर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिसके रिस्पेक्ट में हम अवकलन करेंगे वो स्वतंत्र चर होगा, जिसका करेंगे, जिस वेरिएबल के लिए करेंगे, जिस फंक्शन में जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, आश्रित चर उसे बोलेंगे। तो यहाँ पर आप ये बात क्लियर हो गई होगी कि किस प्रकार से एक आश्रित और स्वतंत्र चर होते हैं। आप देखिए यहाँ पर मैंने लिखा कि भाई ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की क्या थी, अवकल समीकरण थी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो कोटि और घात है वो बात आती है कि कोटि क्या चीज़ होती है, घात क्या चीज़ होती है। उसको समझने से पहले हम ये जानेंगे कि जो अवकल समीकरण होती है वो सामान्यतः दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है, तो समझना। जो इसके टाइप्स की बात करूँ मैं, इसके टाइप्स किसके, डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो इसके जो टाइप्स की बात आती है वो क्या आती है, इसमें दो हमारे पास टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास होता है वो होता है साधारण अवकल समीकरण, और सेकंड हमारे पास जो होता है वो होता है जिसे हम बोलते हैं आंशिक अवकल
समीकरण, क्या बोलते हैं, आंशिक अवकल समीकरण जिसे बोला जाता है। ये दो चीज़ हमारे पास होते हैं। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि आपके पास जो अवकल समीकरण आएंगे वो अवकल समीकरण किस प्रकार की आ रही है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो साधारण अवकल समीकरण है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी हम पहले चर्चा करेंगे। साधारण अवकल समीकरण के हम पहले चर्चा करेंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि साधारण अवकल समीकरण क्या होती है और आंशिक अवकल समीकरण क्या होती है, तो ज़रा सुनना। जहाँ पर आपको बात की जाए कि अवकल समीकरण आपको लिखा हुआ मिल रहा है, तो इसका मतलब समझना कि वो क्या है, वो साधारण अवकल समीकरण है। ठीक है, और यदि आपको आंशिक अवकल समीकरण मिलेगा तो डायरेक्ट आपको ये नाम मिलेगा, वरना यदि अवकल समीकरण आपको नाम मिल रहा है तो आप समझ लेना कि वो कौन सी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम इस चैप्टर को सामान्यतः ओडी से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओडी। ओडी मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से समझना साधारण अवकल समीकरण क्या होती है। पहले देखो, आप इसके ज़रिए आसानी से नोट्स भी बना सकते हो ताकि आप जब एग्ज़ाम टाइम हो तब पढ़ सकते हो इसे आसानी से। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँ कि साधारण अवकल समीकरण क्या होती है, तो ज़रा ध्यान से सुनना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसकी डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। मैं ये बोलूँ कि एक ऐसी अवकल समीकरण बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ कि एक ऐसी अवकल समीकरण जिनमें केवल एक ही, ध्यान से सुनना, जिनमें केवल एक ही स्वतंत्र चर हो। क्या हो, स्वतंत्र चर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम साधारण अवकल समीकरण बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, जिसमें केवल स्वतंत्र चर क्या होगा, एक ही होगा। आपने कहा कि इस किसके रिस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है, आपने बोला अक्ष के रिस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है, तो ये क्या है, अनडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी यहाँ पर जो स्वतंत्र चर होगा जिसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है वो कितना होगा, वो ओनली 1 होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आता है, हमने लिया डी वाई अपोन में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपोन में वाई। क्लियर है, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी वाई अपोन में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपोन में वाई। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, अक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर अवकलन हो रहा है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है, जो अनडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो एक है, जो हमारे पास अक्स है। तो ये एक क्या है, एक साधारण अवकल समीकरण है। और एग्जाम्पल की बात करें तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मैंने सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा, 1 प्लस डी वाई अपोन में डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी टू वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस अवकल समीकरण में आप देखिए कि यहाँ पर जो किसके रिस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है, तो आप बोलोगे यहाँ पर भी अक्स के रिस्पेक्ट में और यहाँ पर भी, पूरी इक्वेशन में हमारे पास अक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है। तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि ये क्या है, एक साधारण अवकल समीकरण है। तो फिर आप बोलोगे कि ये आंशिक अवकल समीकरण क्या होती है फिर, तो आंशिक अवकल समीकरण वो अवकल समीकरण होती है जिनमें, वे अवकल समीकरण जिनमें एक से अधिक, सिंपल है, एक से अधिक, मोर देन वन। ठीक है, एक से अधिक स्वतंत्र चर हो, एक से अधिक क्या हो, स्वतंत्र चर हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे आंशिक अवकल समीकरण बोलते हैं। भाई ये कैसी अवकल समीकरण होगी देखना। तो एग्जाम्पल आप जब देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा एक्स डेल जेड अपोन में डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपोन में डेल वाई इज इक्वल टू एन जेड। ये मैंने एक इक्वेशन लिखी। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर आपने ये डेल क्यों लगाया, जबकि डेल तो किसके लिए आता है, एक पार्शियल पार्ट के लिए आता है। यानी आंशिक जब पार्ट लिया जाता है, अल्प भाग लिया जाता है, तब डेल आता है।
तो भाई यही तो बात कर रहे हैं, आंशिक पार्ट ही तो यहाँ पर आ रहा है, यानी इसको हम डिनोट करेंगे डी से न लिखकर इस डेल से लिखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डी भी मिल सकता है और डेल भी मिल सकता है, पर आपको क्या मिलेगा, आंशिक अवकल समीकरण में क्या मिलेगा, डेल मिलेगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास डेल है यहाँ पर, ये यहाँ पर आपके पास जो जेड है वो वेरिएबल है, एक अक्स है, तो आपने यहाँ पर नज़र डाली तो यहाँ पर आपको अक्स मिला और नीचे वाई मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि एक यहाँ पर जेड का अक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है और यहाँ पर जेड का वाई के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ यह कि यहाँ पर जो यहाँ पर किसकी बात की जाए, स्वतंत्र अनडिपेंडेंट जो वेरिएबल हैं वो दो मिल गए, यानी एक से अधिक स्वतंत्र चर हो, तो ये किस प्रकार की होगी, ये एक आंशिक अवकल समीकरण होगी। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो कि साधारण अवकल समीकरण क्या होती है और आंशिक अवकल समीकरण क्या होती है। अब हम जो नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि जो हमारे पास अवकल समीकरण की कोटि और घात होती है, क्योंकि इससे भी हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार से उसको डिफाइन करते हैं। चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास किसी अवकल समीकरण की कोटि तथा घात होती है वो क्या चीज़ है। तो इसके बारे में समझना ध्यान से। मैंने यहाँ पर लिखा कि कोई भी अवकल समीकरण है, तो अवकल समीकरण की एडिंग डालते हैं पहले, अवकल समीकरण की कोटि एवं घात। बिल्कुल सिंपल है, आपको एक बार में ही बताने से ये पता चल जाएगा, बाकी आपने डिस्कस भी किया पहले 12th में। तो जो हमारे पास एक तो क्या चीज़ होती है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर, और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डिग्री। तो ऑर्डर और डिग्री की जब बात आती है तो हमारे पास किस प्रकार से हम उसको डिफाइन करते हैं किसी अवकल समीकरण में, तो समझना ध्यान से। आपको ये बोला जाए कि आपको बताइए कि अवकल समीकरण की कोटि क्या चीज़ है, ठीक है। तो अवकल समीकरण की जो कोटि होती है, यहाँ पर डायरेक्ट मैं कोटि लगाकर इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ कि आप कोटि किस प्रकार से डिफाइन करोगे। कि जैसे आपके पास कोई अवकल समीकरण की कोटि फाइंड करनी है, तो आपको ये पता होगा कि उसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष जो आश्रित चर की, सीधी सीधी मैं डेफिनेशन आपको यहाँ पर बताना चाहूँ तो यहाँ पर सीधी डेफिनेशन में लिख रहा हूँ कि स्वतंत्र चर के सापेक्ष रिस्पेक्ट में आश्रित चर के उच्चतम हायर कोटि के अवकल समीकरण की अवकल की कोटि द्वारा परिभाषित की जाती है। ये इसकी हो गई स्टैंडर्ड डेफिनेशन। क्या लिखा मैंने कि स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर की उच्चतम कोटि, ये इंपॉर्टेंट है, अवकल की कोटि द्वारा परिभाषित की जाती है। यानी आपने यहाँ पर ये डिफाइन किया है कि अवकलन की जो कोटि होती है वो क्या होती है। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि हमारे पास कोई अवकल समीकरण है, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये हमारे पास कोई अवकल समीकरण है। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है वो आप फोकस करना उस पर, कि इसमें आपको देखना है कि आश्रित चर का अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। जो आश्रित चर है, आश्रित चर का मैक्सिमम बार, अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, ये है इम्पोर्टेंट चीज़, कि उसका अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है। उसके आधार पर आप बता पाओगे कि कोई भी अवकल समीकरण उसकी कितनी कोटि है। तो यहाँ पर आपने इस अवकल समीकरण में देखा, पहले तो आपको चेक करनी होती है कि अवकल समीकरण है या नहीं है। तो आपने देखा कि अवकल जिसका जो डिफाइन किया जाता है उसका प्रतीक चिन्ह होता है वो हमारे पास है। यहाँ पर आपके पास दो पक्ष है, मतलब ये क्या, एक अवकल समीकरण है। अब आती है कि इसकी कोटि कितनी होगी। तो आपको यहाँ पर क्या चीज़ देखनी है, आपको देखनी है कि आश्रित चर का, यहाँ पर जो आश्रित चर y है, ये तो स्वतंत्र चर हो गया क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है y, ये आश्रित चर है, इसका अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, यानी इसकी आश्रित चर की उच्चतम कोटि कितनी है वो आपको चेक करनी है।
तो यहाँ पर आपको देखो y ये है, इसका एक बार यहाँ पर क्या हुआ है, ओनली एक बार अवकलन हुआ है, एक बार अवकलन हुआ है। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी 1। कितनी है इसकी कोटि, 1। आगे चलिए और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमारे पास है d2y अपोन में dx² प्लस 7 dy अपोन में dx प्लस में हमने लिया 12y इंटू 3e⁻3x। ये हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया। आप समझना इसको ध्यान से देखो, हमारे पास ये अवकल समीकरण है। देखो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, आप बोलोगे कि ये एक अवकल समीकरण है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 2 बार अवकलन हो रहा है। यहाँ पर आपने देखा कि x के रिस्पेक्ट में एक बार अवकलन हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर अवकलन नहीं किया गया है, ये आपके पास x का फंक्शन है। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, आपको बतानी है कि इसकी कोटि कितनी होगी। ये जो अवकल समीकरण है इसकी कोटि कितनी होगी। तो इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर है, तो आपने देखा कि एक बार भी और 2 बार भी अवकलन हो रहा है। आश्रित चर का अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, ये है इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर आपने मिनिमम तो एक बार भी तो अवकलन हुआ है ना यहाँ पर, बट यहाँ पर आप देखिए आपके पास 2 बार, अधिकतम कितनी बार हुआ है, 2 बार अवकलन हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि अधिकतम हमारे पास 2 बार अवकलन हुआ है, तो इसकी जो कोटि है, इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी अवकल समीकरण की कोटि बता सकते हो। क्लियर है। अब देखिए हम बात करते हैं किसकी, घात की। किसी भी अवकल समीकरण की जो घात है उसकी जो डिग्री है वो किस प्रकार से होती है, इसमें हमें थोड़ी फोकस की ज़रूरत होती है। कि हमने क्या देखा है कि कोई अवकल समीकरण है उसकी घात को हमें बताना है, तो आपको क्या करना है, सिंपल बता रहा हूँ, उच्चतम कोटि जो आपने अभी अभी चेक किए कि उच्चतम कोटि, जैसे यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर आपके पास 2 हो गई। ठीक है। तो उच्चतम कोटि के अवकल गुणांक की घात, अवकल गुणांक की घात है वो क्या होती है, उस अवकल समीकरण की घात से डिफाइन उसको किया जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या होनी चाहिए, परिभाषित होनी चाहिए। तो पहले एग्जाम्पल को समझना। जैसे हमने ये एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा d2y अपोन में dx² प्लस 7 dy अपोन में dx प्लस 12y इक्वल टू 3e⁻3x। अब आपको यहाँ पर बोला जाए कि उच्चतम कोटि, तो आपने यहाँ पर बताया कि कोटि आपके पास कितनी आई, कोटि आपने बता दी कि 2, हमारे पास अधिकतम अवकलन यहाँ पर 2 बार हुआ है। अब आपको घात बतानी है, तो घात में आपको क्या करना है, जो उच्चतम कोटि आपने 2 यहाँ पर फाइंड की, उस अवकलन गुणांक की घात, घात आप समझ रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर मतलब इसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पर कितनी है, 2 है। तो इसकी जो मैक्सिमम पावर आपको कितनी दिखाई दे रही है, तो आप बोलोगे कि इसकी तो 1 ही है। यदि इसका होल स्क्वायर होता तो 2 हो जाती, होल क्यूब होता तो इसकी 3 हो जाती, बट यहाँ पर इसकी जो पावर है, इसकी जो घात है वो कितनी है, 1 है। तो आपको घात यहाँ पर भी तो ये है, इसकी भी तो आप घात दे सकते हो, इसकी भी तो 1 ही है। नहीं, आपको जो अधिकतम कोटि है, जो अधिकतम बार अवकलन हुआ है उसकी घात देखनी है। तो इसकी आपने घात देखी तो आपके पास 1 आ गया। क्लियर है। अब देखना आगे, यहाँ पर हम और यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर लिया एक एग्जाम्पल जो कि आपको ये डिफाइन कर देगा कि एक्चुअल में जो घात है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने लिखा dy अपोन में dx प्लस कोस इंटू डी वाई इंटू क्या इसका एंगल है, dy अपोन में dx इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको यहाँ पर बोला गया है कि इसकी कोटि बताओ और साथ में इसकी घात बताओ कितनी होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर आपके पास बात आती है कि आपको क्या देखना है, कोटि फाइंड करनी है, तो इसका अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास एक बार हो रहा है, तो आपने बता दी कि इसकी कोटि कितनी है, 1 है। फिर हम आगे की ओर बढ़े घात की ओर कि इसकी घात कितनी होगी। तो हमारे पास क्वेश्चन ये बनता है कि जो अधिकतम बार हो रहा है उसकी क्या है, मैक्सिमम पावर कितनी है।
तो आपके पास यहाँ पर 1 आई, तो आप यहाँ पर क्या बोल दोगे कि इसकी घात क्या हो गई 1, बट एक्चुअल में इसकी घात 1 नहीं होती है। कोटि सही है, कोटि में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट घात में प्रॉब्लम आती है। यही तो पॉइंट है जो आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, नोट लगा के उसको आपको नोट करना है यहाँ पर कि घात है वो यहाँ पर आपने बताया कि ये तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया था 1, यहाँ पर आपने इसकी मैक्सिमम पावर ली थी, तो यहाँ पर आपने ली, तो ये इसको आप रोंग बता रहे हो कैसे। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन में आपने ध्यान दिया तो कोस का जो एंगल है वो dy/dx आ रहा है, और जब आप इसका एक्सपेंशन करते हो तो आपके पास एक पोलिनोमियल फॉर्म आती है। एक्सपेंशन तो आप जानते हो इसका कोस का होता है, साइन का होता है, लॉग का, किस प्रकार से एक्सपेंशन जो प्रसार किया जाता है, और वो एक पोलिनोमियल फॉर्म में आता है, एक बहुपद के फॉर्म में आता है। इसलिए यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये जो dy/dx में बहुपद समीकरण नहीं है, ये क्या नहीं है, एक बहुपद समीकरण नहीं है। और इसके लिए क्या है कि जो घात है वो परिभाषित नहीं होती है, घात है वो क्या नहीं होती है, परिभाषित नहीं होती है। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि इसकी जो घात है वो अपरिभाषित है। आपको सीधा ये लिखना है कि इसकी घात क्या है, अपरिभाषित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस कोस या साइन हो या टेन हो, उसका एंगल क्या आ रहा है, एक अवकल समीकरण की फॉर्म में आ रहा है, तो वो नहीं होगी। तो यहाँ पर नोट लगा के आपको क्या लिखना है कि कब घात वो है वो परिभाषित नहीं हो सकती। तो समझना, जो चर है x एंड y वो क्या होना चाहिए, परिमेय या पूर्ण बीजीय बनाना आवश्यक नहीं है। क्या नहीं है, आवश्यक नहीं है। केवल क्या करना आपको, अवकलन के संदर्भ में बोल रहा हूँ कि अवकल समीकरण को परिमेय व पूर्ण बीजीय जो फलन है वो आपको क्या करना है, बनाना है। उसके बाद में आपको घात ज्ञात करनी है। चर को बनाने की आवश्यकता नहीं है, बट आपको क्या करना है, जो अवकलनों के संदर्भ में बोल रहा हूँ कि अवकलनों के संदर्भ में अवकल समीकरण को आपको क्या बनाना है, परिमेय और पूर्ण बीजीय बनाना पड़ेगा। ठीक है, परिमेय और पूर्ण बीजीय का मतलब है कि एक सिंपल फॉर्म में परिमेय p/q के रूप में होना चाहिए, और पूर्ण बीजीय वो होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, इस प्रकार का फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के लिए जैसे आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो इसमें क्या आएगी, अनंत पद आएंगे, तो आप बता ही नहीं सकते कि इसमें कितना क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि वो परिमेय और पूर्ण बीजीय होना चाहिए। पहले तो आपको ये चेक करना है। उसके बाद में किसी अवकल समीकरण की जो कोटि या फिर जो घात है वो यदि परिभाषित है तो वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगी। यह बात भी नोट करने लायक है कि ये हमेशा क्या होगी, आपके पास धनात्मक, ये नहीं है कि वो नेगेटिव आ गई, नेगेटिव पूर्णांक आ गई तो आप क्या बोल दोगे कि इसकी जो कोटि है वो -1 है, सॉरी जो घात है वो -1 हो गई, जैसे इसकी पावर -1 आ रही है, 1 में आ गया, ये नहीं, हमेशा क्या होगी, वो धनात्मक पूर्णांक होगी। क्लियर है, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कोटि एवं घात और क्या अवकल समीकरण होती है, इसके बारे में मैंने बिल्कुल आपको बेसिक से डिस्कस किया है। अब ये और लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, जो आपका मेन यहाँ पर यूनिट में डिस्कस होगा। कोटि एवं घात के बाद में जो प्रथम घात और कोटि की जो अवकल समीकरण है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से मेथड अप्लाई करेंगे, हमारे पास कौन कौन से मेथड आएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और समझिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।